and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले सबसे हाईलाइटेड टॉपिक जो न्यूज़ का विषय इस समय बना हुआ है विच इज़ द आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यूज़ में क्यों है? देखिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बातें हमें न्यूज़ में हाईलाइट्स देखने के लिए मिल रही हैं और ऐसे में 9 जजेस की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने देखिए फाइनली इंटरप्रिटेशन देना शुरू कर दिया आर्टिकल 39B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। साथ ही डिटरमाइन किया जा रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के प्रोविजन है वो अलाउ करती हैं क्या गवर्नमेंट को कि वो ट्रीट करे या रीडिस्ट्रीब्यूट करे प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टीज़ को अंडर दी गार्ब ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द ग्रेटर इकोनॉमिक गुड। सो दिस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस सारी चीज़ों को समझने के पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या कहता है। देखिए, पहली बात तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स डीपीएसपी के अंतर्गत ये आता है। ये प्लेस करता है एक ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर कि वो पॉलिसीज बनाए ताकि सिक्योर की जा सके ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी दैट आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबवर्स द कॉमन गुड। डीपीएसपी की अगर हम बात करें हैं तो ये गाइडलाइन प्रिंसिपल है फॉर एनेक्टमेंट ऑफ लॉ, लेकिन यहाँ पर इन्हें डायरेक्टली या एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं किया जा सकता। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई अपेक्स कोर्ट इंटरप्रिटेशन क्यों दे रही है आर्टिकल 39B के बारे में। देखिए, सिंस 1977 अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपेक्स कोर्ट ने यहाँ पर वेटेड किया है कि एक इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 39B को लेकर मल्टीपल ओकेजन्स में। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथन रेड्डी 1977 का केस, ये जो इंटरप्रिटेशन थी 9 जजेस की बेंच के द्वारा यहाँ इसको कंप्रोमाइज किया गया था, जिसमें बोला गया भाई 4:3 के रेशियो से कि होल्डिंग दैट प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्स डिड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। हालांकि ये भी बात यहाँ पर की गई कि माइनॉरिटी ओपिनियन विच वुड बिकम इन्फ्लुएंशियल ईयर्स टू कम। आगे अगर हम बात करें जो इंटरप्रिटेशन है रिसेंट केसेस में अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो 9 जजेस बेंच ने कॉम्प्राइज किया यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इसका पार्ट थे। दे स्टेम फॉर द जस्टिस VR कृष्ण अय्यर डिसेंटिंग व्यू इन रंगनाथन रेड्डीज केस ऑफ 1977। एज आई हैव टोल्ड यू 4:3 से यहाँ पर ये जजमेंट दिया गया था। और बात यहाँ पर करी जा रही है जस्टिस कृष्णा अय्यर की, जिन्होंने माइनॉरिटी ओपिनियन की बात भी कही थी। अकॉर्डिंग टू जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, कम्युनिटी के जो रिसोर्स होते हैं उनके अंतर्गत प्राइवेट प्रॉपर्टीज आती हैं और एक सब्सिक्वेंट जजमेंट यहाँ पर दिया गया। कन्फ्यूजन हुआ ओवर दिस इंटरप्रिटेशन और जिसकी वजह से जो ये मैटर था लगातार कोर्ट्स में यहाँ पर आगे जाके पेंडिंग हुआ। दो द क्वेश्चन इज ओल्ड, जो रिवर्बेटिंग है करंट पॉलिटिकली सरचार्ज्ड की, ये एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी के हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो यहाँ पर लीडर है राहुल गांधी जी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे और उसके बाद एक हिस्टोरिकल असाइनमेंट किया जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया किस तरीके से होगा, जॉब्स और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स कैसे होंगी ताकि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो पॉपुलेशन है, उसको यहाँ पर फायदा पहुँचा जा सके। नाउ क्वेश्चंस कम कि आर्टिकल 39B नीड्स अ 9 जजेस बेंच इंटरप्रिटेशन, ऐसा क्यों? तो CJI ने एक्सप्लेन किया कि 39B को इंटरप्रिटेट किया जाना ज़रूरी है 9 जजेस की बेंच के द्वारा, क्योंकि मेजॉरिटी जो थी रंगनाथन रेड्डी केस में 1977 में वो क्लैरिफाई करती है कि मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूड नहीं होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत। हालांकि 5 जजेस की बेंच ने, जहां पर संजीव कोक 1983 की हम बात कर रहे हैं, दे रिलाइड ऑन जस्टिस अय्यर इग्नोरिंग दैट इट वाज अ माइनॉरिटी व्यू। इन अ मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मफ्ता लाल इंडस्ट्रीज केस 1997 की बात करें तो इन्होंने ओपिनियन दिया यहाँ पर कि आर्टिकल 39B को इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है 9 जजेस की बेंच द्वारा, क्योंकि आप देखिए 1983 में 5 जजेस का बेंच, उसके पहले 4 जजेस का बेंच आपको यहाँ पर देखने मिला था जहाँ 4:3 से डिसीजन आया था। दैट इज वाई 9 जजेस का बेंच नाउ इज नीडेड।
बात करें एडवोकेट्स के व्यूज़ की यहाँ पर इंटरप्रिटेशन को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द सीनियर एडवोकेट्स, कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज होते हैं इनको कभी भी प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टीज़ का पार्ट नहीं बनाया जा सकता। जो यहाँ पर एडवोकेट टर्म जस्टिस अय्यर व्यू को एक रिफ्लेक्शन बताया कि उनकी जो मार्क्सिस्ट सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी थी ये उसका एक प्रेजेंटेशन हो सकता है, जिसका डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होता। स्पेशली उन कंट्रीज़ की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को प्राइमेसी दी गई है, जहाँ पर फंडामेंटल ऑफ राइट ऑफ द सिटीजन्स की यहाँ पर बात की जा रही है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तुषार मेहता की, तो उनका भी बोलना है कि पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कोर्ट के सामने कि इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 39B एंड नॉट आर्टिकल 31C। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं कि 39B का इंटरप्रिटेशन करिए, 31C का नहीं, क्योंकि 31C यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है एक सेफ हार्बर, एक लॉ प्रोवाइड कर रहा है कि इनेक्ट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसकी वैलिडिटी को एग्जिस्ट किया गया प्रायर टू द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 and then it has been upheld by the 13 judges bench in the Keshwanand Bharti case. Now the bench has asked कि भाई एक्सेस एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दे पुअर पीजेंट्स के अंदर 1960 में भी जो हमने किया, देन व्हाट। तो जो सीनियर एडवोकेट है उनका बोलना है कि देखिए, नो वन क्वेश्चन दैट स्टेट के पास पावर है कि वो लैंड एक्वायर कर सकता है पब्लिक पर्पज के लिए आफ्टर पेइंग अ फेयर कंपनसेशन। तो आप फेयर कंपनसेशन दे दीजिए और लैंड एक्वायर कर लीजिए, वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम। लैंड सीलिंग लॉज भी यहाँ पर पास किए गए थे इसके पहले, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि क्या एक्सेस लैंड जो एक्यूमुलेट किया जा रहा है ज़मींदार के द्वारा या फिर इस तरीके की जो पावर है उनको इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बट इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू टेक अवे माय प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पुअर, देन आई वुड बी लेफ्ट विद नो मनी as my fees would be taken away and paid to the poor people. Now what I will get? तो इसी के लिए यहाँ पर आप एक सर्टेन अमाउंट पे करिए, देन यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इट। तो ये सारा मामला हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। दो ज़्यादा क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इन द न्यूज़। और देखिए, जब भी पॉलिटिकली गर्मा गर्मी होती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे एक्यूजेशन क्रिएट करती है, इस तरीके की नई नई चीज़ें हमें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, विच इज़ गुड, राइट। चलिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डीपीएसपीस के बारे में यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि यही एक पर्टिकुलर मुद्दा है जो बार बार आपको देखने मिलेगा, चाहे हम यूसीसी की बात करें, चाहे हम 39B की बात करें। डीपीएसपीस की बात करें तो ये गाइडलाइन है, प्रिंसिपल है, जिन्हें हमारे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। जैसे आपके पास फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में, जो कि जस्टिसेबल है और इनको एनफोर्स किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, लेकिन डीपीएसपी यहाँ पर नॉन जस्टिसेबल हो जाते हैं और इन्हें कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। हालांकि एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं जो कि कंट्री में बताते हैं, जो कि स्टेट को बताते हैं कि देखिए क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं स्टेट को गवर्न करने की। तो पहला इसका उद्देश्य बनाया गया कि देखिए सोशल जस्टिस करना है, कि भाई सबका काम है, स्टेट का काम है कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों को आपको प्रमोट करना है कि इक्विटेबल सोसाइटी लेकर आइए। दूसरी बात की जा रही है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, इस्टेब्लिश करना है वेलफेयर स्टेट को, जहाँ पर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो वेलबींग पर ध्यान दें अपने लोगों के ऊपर, और साथ ही सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए काम करें। तीसरा गांधीयन प्रिंसिपल भी हमें यहाँ पर देखने मिल जाता है, जो कि बात कर रहा है एक सोशलिज्म की, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की, विलेज सेल्फ गवर्नेंस की और इकोनॉमिक इक्वालिटी की। चूंकि ये नॉन जस्टिसेबल है, विच मीन्स जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात हम कर रहे हैं, वैसे डीपीएसपीस को लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के द्वारा। ये एक गाइडलाइन है, एक दिशा निर्देश है, जो कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने और लेजिस्लेशन के लिए सहायता करते हैं। दूसरी बात करें, ये कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं नेचर में। डीपीएसपी एक वाइड रेंज ऑफ एरिया को कवर करता है, चाहे आप सोशल जस्टिस की बात करें या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और एल्स वेदर इट इज अ इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस एंड दी कल्चर हेरिटेज। पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं इनके, क्योंकि एक अफर्मेटिव एक्शन प्लान बनाती हैं ताकि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी यहाँ पर किया जा सके, जो कि एट द एंड अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम डीपीएसपी को कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो पहला प्रिंसिपल समझ लीजिए जो आ जाता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिसोर्स एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ताकि सोसाइटी और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिसेंट्रलाइजेशन, विलेज सेल्फ गवर्नेंस और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करता है फॉर द इकोनॉमिक इक्वालिटी। नेक्स्ट हमें लिबरल प्रिंसिपल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टीज के ऊपर, राइट ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के ऊपर।
चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। आज सारे के सारे आर्टिकल हमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस से ही देखने मिलेंगे, बहुत कुछ है आज सीखने के लिए। बात की जा रही है आर्टिकल 244A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ असम ट्राइबल एरिया। देखिए असम की जो ट्राइबल मेजॉरिटी दीपू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मैप में यहाँ पर दिख पा रही होगी, जिसने वोट किया अप्रैल 26 को। कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द पार्टीज हैव प्रॉमिस्ड कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे आर्टिकल 244A, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर क्रिएट किया गया था एक ऑटोनोमस स्टेट विद इन अ स्टेट के ऊपर। नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द सोशल प्रोफाइल ऑफ द डिफू, व्हाट इज आर्टिकल 244A। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। बहुत अच्छे आर्टिकल हमारे सामने आए हुए हैं, समझने की कोशिश करिए। पहले ये जो प्रोविज़न है ये सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टोरल लैंडस्केप में, क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जिसे कॉन्स्टिट्यूशन 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 के साथ यहाँ पर लेकर आया गया था, जो कि अधिकार देता है पार्लियामेंट को कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है एक ऑटोनॉमस स्टेट विद इन असम, ताकि एक स्पेसिफिक ट्राइबल एरिया की अगर हम बात करें तो उसको केटर किया जा सके। अगर आप देख रहे होंगे तो ये कार्बी एनालॉग के एरिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये प्रोविजन यहाँ पर लेकर आया गया क्योंकि ये जो एरियाज थे ये ग्रेटर ऑटोनॉमी के थे और इनको यहाँ पर खुद के एक लेजिस्लेचर की, खुद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या दोनों चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। दीफू की बात करें तो मोस्टली स्पार्सली अगर हम बात करें तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है असम में। 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी इन द रिजर्व्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। कार्बी एनालॉन्ग, वेस्ट कार्बी एनालॉन्ग और दिमसा हसो के जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इनको एडमिनिस्टर किया जाता है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि डेलिनेट करते हैं इन प्रोविजन को कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन एरिया का, ट्राइबल एरिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में किस तरीके से होगा। साथ ही अगर हम बात करें इन रीजन्स की तो इनको गवर्न किया जाता है 2 ऑटोनॉमस काउंसिल के द्वारा। पहला आ जाता है आपका कार्बी एनालॉग ऑटोनॉमस काउंसिल और दूसरा आपका आ जाता है नॉर्थ कचार हिल ऑटोनॉमस काउंसिल। डिस्पाइट द डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन इन द इलेक्टोरेट, दीपू लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है मैक्सिमम 1977 से अगर वर्तमान समय तक देखा जाए तो केवल कार्बी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ऑल असेंबली सेगमेंट विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट विच इज द बीजेपी। बात करें क्या कंपैरिजन है 6 शेड्यूल का, ये तो साउंड बिल्कुल 6 शेड्यूल के जैसा कर रहा है। तो देखिए जहां 6 शेड्यूल प्रोविजन एंटेल कर रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉर डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स, ये काउंसिल्स के पास लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं और कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कंट्रोल होता है ओवर द लॉ एंड ऑर्डर और एक लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी 6 शेड्यूल बनाता है। वहीं आर्टिकल 244 जो कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है ऑटोनॉमी के लिए, जो कि सरपास कर देता है प्रोविजन ऑफ द 6 शेड्यूल को और कहीं ना कहीं एक अधिकार दे देता है, एक ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दे देता है इन ट्राइबल एरियाज में, स्पेशली कार्बी एनालॉग में। सो ये जो डिमांड है ऑटोनॉमी असम हिल एरिया की, ये आज की नहीं है। 1950 से इस तरीके की डिमांड्स हमें देखने मिल रही हैं जब यहाँ पर हिली स्टेट्स को सेफगार्ड करने की बात आई थी। वहीं अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय को कार्व आउट किया गया था एक फुल फ्लेजेड स्टेट के रूप में 1972 में, और लीडर्स जो थे कार्बी एनालॉग रीजन के, उन्होंने चूज किया कि भाई देखिए हम मेघालय के साथ नहीं जाना चाहते हैं, हम असम का ही पार्ट रहेंगे। और क्योंकि हम असम का पार्ट सिर्फ एक शर्त पर रहेंगे, जब हमको प्रॉमिस किया जा रहा है आर्टिकल 244A को लेकर। सो ऑटोनोमस स्टेट्स की ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी यहाँ पर स्टैब्लिश की गई, एक मास ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ऑटोनोमी की बात की गई और साइन किया गया मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इन 1995, ताकि इन 2 ऑटोनोमस काउंसिल रीजन को यहाँ पर इनको पावर दी जा सके। राइट, अब यहाँ पर सब कुछ सही है लेकिन फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि एक प्रोग्रेस बहुत कम देखने मिली 244 को लेकर। स्पेशली अगर हम बात करें आर्म्ड इंसर्जेंसी की घटना यहाँ पर हुई। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें दिल्ली एंड गुवाहाटी, दे हैव एंगेज्ड इन द पीस टॉक विद द वेरियस मिलिटेंट ग्रुप्स, स्पेशली कार्बी और दिमसा रीजन के आसपास, और इसी के साथ एक टेंशन आपको इस क्षेत्र में देखने मिली। और 2021 की अगर हम बात करें तो पीस सेटलमेंट यहाँ पर साइन किए गए। ठीक है, 5 मिलिटेंट ग्रुप्स कार्बी एनालॉग लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और ग्रेट ऑटोनॉमी की यहाँ पर ऑफर किया गया कि भाई देखिए आपको हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, जो वादे हमने किए थे उस पर हम खरे उतरेंगे।
ऑलराइट, तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से आर्टिकल 244 यहाँ पर न्यूज़ में है। चूंकि हम शेड्यूल 6 को कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लद्दाख के कारण। आपको पता है लद्दाख जब तक न्यूज़ में है, लद्दाख के प्रोटेक्शन की बात चल रही है, शेड्यूल 6 आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड दिस डिस्कशन और यहाँ पर आपको शेड्यूल 6 के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट यू कैन डू, आप हमारी वेबसाइट rawsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल राव अकेडमी ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट को लेकर। ठीक है, एक डिकेड से भी ज़्यादा हो चुका है जब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था 122 टेलीकॉम लाइसेंस को इन लैंडमार्क 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जजमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी है कि भाई अलोकेट करिए स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिव को, बाईपास करिए ऑक्शंस को और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशंस की चीज़ों को यहाँ पर लेकर आइए। आपको याद होगा यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और दूसरे हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस इस स्कैम का पार्ट बने थे। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम 2008 की। दैट टाइम वाज द रूलिंग गवर्नमेंट वाज द यूपीए। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की बात करें तो इसके अंतर्गत इरेगुलर एलोकेशन ऑफ 2G लाइसेंस की बात की जा रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए 122 टेलीकॉम लाइसेंस को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो मूव दिया है, ये एप्लीकेशन दिखाई, ये बात कर रही है कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करना होगा सर्टेन क्लास ऑफ स्पेक्ट्रम, एक कॉम्पिटिटिव ऑक्शन यहाँ पर लाना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो डिटरमाइन कर सके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करेंगे और जितने भी जो ऑक्शन प्रोसेस के मैंडेट्स हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट उन्हें सरपास किया जा सकेगा। 2012 के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिए थे लाइसेंस को एंड दे हैव कॉशन्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कॉन्सेप्ट बेसिस फॉर द अलोकेटिंग स्केयर्स नेचुरल रिसोर्सेज। कोर्ट ने यहाँ पर एंडोर्स किया कि भाई ये कॉम्पिटिटिव एक्शन होना चाहिए जो कि प्रेफर्ड मेथड भी होती है एलोकेशन की, जिसकी वजह से स्ट्रेस देखने मिला इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइडली पब्लिसिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पार्टिसिपेशन, ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। अब अगर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है कि देखिए स्पेक्ट्रम असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो ये एसेंशियल है ना केवल कमर्शियल टेलीकॉम सर्विसेज के लिए बल्कि सॉवराइन और पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से भी हमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिक्योरिटी, सेफ्टी और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारी कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्पेक्ट्रम यूजेजेस के लिए, जैसे कैप्टिव, बैक हॉल्स, स्पोरियोडिक यूज और मे नॉट बी इकोनॉमिकली बट टेक्निकली सूटेड फॉर द ऑक्शन। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन कहीं ना कहीं नेसेसरी हो जाता है एंड व्हेन डिमांड इज लोअर देन द सप्लाई ऑफ द स्पेशलाइज्ड यूजर लाइक स्पेस कम्युनिकेशन वेयर स्पेक्ट्रम शेयरिंग अमंग मल्टीपल प्लेयर्स इज मोर इफेक्टिव देन द एक्सक्लूसिव असाइनमेंट, राइट। तो सिंस 2012 रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये सारा मुद्दा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बात करते हैं द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 एम्पावरिंग स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के बारे में। पहली चीज़ समझ लीजिए, महत्वपूर्ण हो जाता है ये लॉ समझना आपके लिए। इसको पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा पिछले साल ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके उन सारे प्रोविजंस को जो कि गवर्नमेंट को असाइन करते हैं स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पसेस थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अदर देन दी ऑक्शन। ठीक है, तो ये बाईपास कर रहा है इसे। पहली बात, एंटिटीज़ जो हैं जिनको फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पर लिस्ट किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, उन्हें एलिजिबल माना गया है कि वो स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर्ड है। इसके अंदर उन एंटिटीज़ को इंगेज किया जा रहा है जिससे नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और लॉ इन्फोर्समेंट की बात की जा रही है। एडिशनली ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट्स प्रोवाइडर्स सच एज स्पेस एक्स एंड भारती एयरटेल की अगर हम बात करें तो इनको बैक किया गया वन बैब्स के द्वारा, जिसको भी इस कैटेगरी में रखा गया। गवर्नमेंट को यहाँ पर एम्पावर किया गया कि वो असाइन कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को इन एंटिटीज़ को बिना किसी भी ऑक्शन मेथड के, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं अलाउ कर देता है एक फ्लेक्सिबिलिटी इन दी स्पेक्ट्रम अलोकेशन, स्पेशली जब क्राइटेरिया फंक्शनल रिलेटेड ना हो, नेशनल सिक्योरिटी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हो। सेकेंडरी असाइनर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो एक्ट परमिट करता है गवर्नमेंट को कि वो असाइन कर सकती है पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अलोकेट टू वन और मोर प्राइमरली एंटिटीज़। या एडिशनल एंटिटीज़ को ही हम सेकेंडरी असाइनी के नाम से जानते हैं और इनको बेनिफिट दिया जा सकता है फ्रॉम स्पेक्ट्रम अलोकेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस आउटलाइन इन दी लेजिस्लेशन।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टर्मिनेशन कैसे होगा असाइनमेंट का, तो ये एक्ट यहाँ पर गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि वो टर्मिनेट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम असाइनमेंट को इन केस जहाँ पर स्पेक्ट्रम या पोर्शन जो है उसको अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर इनसफिशिएंट रीजन, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ और की हाईलाइट समझ लीजिए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के बारे में। तो पहली चीज़, एक्ट यहाँ पर मैंडेट करता है कि असाइन करेगा स्पेक्ट्रम को थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ द प्रिवेंट इंटरफेरेंस बिटवीन द ऑपरेटर्स। साथ ही अलाउ कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट को स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। ये एक्ट यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि वो इंटरसेप्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है मैसेजेस को अगर कहीं पर भी लीगल सेक्शन की बात या फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाएगी। हालांकि कई बार इस पावर का हम मिसयूज भी देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के साथ मिसयूज भी देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो डेफिनेशन है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की, इसको ब्रॉड किया गया और इसके अंतर्गत उन सारी सर्विसेज को इन्वॉल्व किया गया जहां पर ट्रांसमिशन, इमिशन या रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस भी आपको देखने मिल रहे हैं, चाहे वो वायर के थ्रू हो, रेडियो के थ्रू हो, ऑप्टिकल या दूसरे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोग्राम के थ्रू हो, तो जिसकी वजह से एक वाइड रेंज को यहाँ पर कवर किया गया है। अलॉन्ग विद दैट जितनी एंटिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड किया गया टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जो कि ऑपरेट कर रही हैं, ऑपरेटिंग नेटवर्क है या फिर जो रेडियो इक्विपमेंट्स को प्रोसेस कर रही हैं, दे मस्ट ऑब्टेन ऑथराइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि रिप्लेस किया जा सके प्रीवियस लाइसेंसिंग रिजाइम को। अलॉन्ग विद दैट ऑथराइज एंटिटीज़ को रिक्वायर किया गया कि वो वेरीफाई करें इंडिविजुअल जो कि रिसीव कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ताकि स्पैम कॉल और मैसेजेस को यहाँ पर रिड्यूस किया जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है एक फंड जिसे बोला जाता है डिजिटल भारत निधि, ताकि रिप्लेस किया जा सके एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, सो दैट एक यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। ऑलराइट, तो चूंकि ये यहाँ पर न्यूज़ में है, आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं न्यू टेस्ट फॉर द स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी इन द अडल्ट ऑन अनवेल। समझिए क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है एक नया सेट, ताकि डायग्नोशन जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का इन एडल्ट बाय द एंड ऑफ ईयर उसको यहाँ पर लेकर आया जा सके। ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहा है एक सिग्निफिकेंट गैप, जो कि हम जब डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, जब उन्हें सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलना हो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत, तब यहाँ पर होती है प्रॉब्लम। देखिए, चूंकि एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक मेथड मिसिंग थी, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसके अंतर्गत हम यूजुअली डिसलेक्सिया वगैरह जैसी चीज़ें देखते हैं, लेकिन स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है ये यहाँ पर एडल्ट्स में आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम था, जिसके लिए कई बार रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने लग चुकी है। ये जो एब्सेंस थी कहीं ना कहीं हिंडर कर देती थी एडल्ट्स को कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स नहीं ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत वो RPWD एक्ट में यहाँ पर बेनिफिट नहीं ले पाते और रिजर्व गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या जॉब्स को भी फ़ायदा नहीं मिल पाता। प्रीवियसली अगर हम बात करें जो सर्टिफिकेशन है SLD का, इसके अंतर्गत क्लिनिकल असेसमेंट, IQ असेसमेंट और SLD असेसमेंट रिक्वायर था, जो कि इनिशियली अटेन किया जाता है एट द एज ऑफ 8 और इसको रिपीट किया जाता है बाद की स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में। हालांकि जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ SLD का इन द लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी इन 2016, ऐसे में इन एडवर्सली जो एडल्ट्स थे वो भी बाय डिफॉल्ट इसका पार्ट बन गए जो कि इस डिसऑर्डर से पहले से सफ़र कर रहे थे। सो इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिकंदराबाद तेलंगाना ने एक टास्क यहाँ पर लिया और डिज़ाइन किया इस नए टेस्ट को, राइट। चलिए, ये पहली चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, सिंस ये न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम RPWD की बात भी कर रहे हैं, राइट। सो समझिए, लर्निंग डिसेबिलिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यंग एज में डेवलप होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बोलने में, रीड करने में, लिखने में, अटेंशन देने में या फिर इंफॉर्मेशन को समझने में, याद रखने में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में या मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन में जब वो सफ़र करता है, तो ये प्रॉब्लम यूजुअली लर्निंग डिसेबिलिटी के पार्ट में आ जाती है, जो कि अपने आप में न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप कहा जाता है, विच मीन्स कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की क्षमताओं को हैम्पर करते हैं कि वो नई
नई चीज़ों को यहाँ पर सीखें। और इसके अलग अलग टाइप होते हैं। एक टाइप होता है, आपने देखा होगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन डिसेबिलिटी, 80% से भी ज़्यादा लोग लर्निंग डिसेबिलिटी की इसी केस से आपको सफ़र करते हुए मिलेंगे। ये एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है जिसमें डिफ़िकल्टी आपको देखने मिलती है जब बोला जाता है, रीड किया जाता है, लिखा जाता है या चीज़ों को समझा जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति की जो वोकैबुलरी है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती या स्लो पेस से डेवलप होती है, विच कैन लीड टू द इशू विद द ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या दूसरे लैंग्वेज स्किल से। दूसरा आ जाता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनको अपने थॉट्स को राइटिंग में लिखने में प्रॉब्लम होती है ड्यू टू द इशू विद वोकैबुलरी। स्पेलिंग प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, ग्रामर, मेमोरी या क्रिटिकल थिंकिंग की प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है। इस कंडीशन की बात करें तो पुअर हैंड राइटिंग, पर्सन यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, लेटर स्पेसिंग में सपाइटल अवेयरनेस नहीं होती, या फिर अगर आप बात करें तो डिस्ग्राफिया वर्स हो सकता है अगर राइटिंग स्टिमुलस यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट इज द डिस्कैलकुलिया। मैथ्स डिसलेक्सिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अंतर्गत लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स, जैसे नंबर्स, कॉन्सेप्ट्स या रीजनिंग। जिन लोगों को डिस्कैलकुलिया यहाँ पर होता है वो यहाँ पर काउंट, मनी काउंट, क्लॉक को रीड करना, टाइम बताना या फिर मेंटल मैथ कैलकुलेशन करने में भी अपने आप को अक्षम यहाँ पर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसा ही आ जाता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जो कि सबसेट है एपीडी का, विच इज़ द ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जहाँ पर व्यक्ति स्पोकन लैंग्वेज में सफ़र करता है, उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है मीनिंग टू साउंड ग्रुप समझने में, वर्ड, सेंटेंस या स्टोरीज को समझने में। एपीडीज की बात करें तो ये भी डिफ़िकल्टी प्रोसेसिंग है साउंड, बिकॉज देयर ब्रेन मिस इंटरप्रेट ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन रिसीविंग बाय द ईयर, और इसी की वजह से कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। सो देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स लाइक पुअर मेमोरी, डिफ़िकल्टी फोकस, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, डिफ़िकल्टी विद रीडिंग और राइटिंग, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड, लेटर्स एंड नंबर, डिफ़िकल्टी हो जाती है साउंडिंग आउट वर्ड, समय बताने में, लेटर्स बताने में, रिवर्स लेटर्स यहाँ पर बताने में, राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूजन हो जाना, पुअर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन हो जाना, डिले स्पीच डेवलपमेंट, डिसऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत सारी चीज़ें इसका पार्ट बन जाती हैं। बहुत सारे इसके कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे मैटरनल इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ कॉम्प्लिकेशन आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है, जहाँ पर ब्लॉक ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजन यूजुअली बेबी ब्रेन में अगर हो जाता है। हेल्थ कंडीशन जैसे सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम कई बार इसके साथ एसोसिएटेड देखने मिल जाते हैं। या फिर अगर हम बात कर लें अर्ली चाइल्डहुड में किसी प्रकार की इंजरी या इलनेस या मैनेंजाइटिस की कंडीशन हमें देखने मिलती है। सो विजुअल, हियरिंग, हर वर्बल या मोटर हैंडीकैप आपको देखने मिल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इकोनॉमिक, कल्चर और एनवायरमेंटल डिसएडवांटेज ये पर्टिकुलर लोग यहाँ पर फेस करते हैं। सो बहुत सारे इसके असेसमेंट होते हैं, एकेडमिक टेस्टिंग होती है, आईक्यू टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है और फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जाम के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है वेदर अ पर्सन इज सफरिंग विद पर्टिकुलर डिसेबिलिटी और नॉट, राइट। और इसी के लिए इनके लिए आवश्यकता हो जाती है कि इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, डिफरेंट मेडिकेशन, स्पेशल एजुकेशन जैसी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyapanday@rausacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.